मित्रों, आज मैं आपको केदारनाथ यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं डी.आर. भारद्वाज आपको यात्रा वृत्तांत सुनाने से पहले करवत विनती करता हूँ कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे जाएं, डी.आर. भारद्वाज चैनल पे, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। केदारनाथ धाम की यात्रा प्रत्येक हिंदू अपना प्रत्येक परम कर्तव्य समझता है। क्यों? कि वह शिव की निवास स्थली है, वहाँ पर शिव विराजे हैं। कथाओं में आता है कि शिव विष्णु भगवान के पास विराजे थे, कुछ मंत्रणा कर रहे थे कि विष्णु भगवान ने ध्यान से उनको बताया कि महाभारत खत्म करके पांडव आपसे समाधान के लिए आ रहे हैं। उन्हें लाखों लोगों की इस महाभारत युद्ध में हत्या हुई है। महादेव ने कहा, मैं योगी हूँ, मुझे इन पापियों का मुंह भी नहीं देखना। और महादेव उठ के वहाँ से चल दिए। चलते समय उन्हें ध्यान आया कि पांडवों में एक महाबली भीम भी है जो कि मुझे पहचान लेगा और कहीं मेरे पांव पकड़कर मुझे रोकने के लिए सामान्य मांग ले। तो महादेव ने बैल का रूप धारण किया और चले। भीम बद्रीनाथ केदारनाथ पर्वत श्रृंखला के बीच में पांव करके खड़ा हो गया और जो बैलों का झुंड जा रहा था उसने शिव को पहचान के उनकी पूंछ पकड़ ली। फिर भी शिव ने अपनी शक्ति लगाई और ज़मीन में घुस गए। उनका सर वो जो वहाँ पे केदारनाथ में ज़मीन में धंस गया, वो पशुपतिनाथ में नेपाल में निकला और पूंछ भीम के हाथ में रह गई। तो बैल के पृष्ठ भाग की जो पूजा होती है वो केदारनाथ धाम है, उसका अत्यंत पवित्र माना गया है। यह बीच में कुछ हजार सालों के लिए लुप्तप्राय हो गया था। आदि शंकराचार्य ने इसकी पुनर्स्थापना, पुनः खोज और पूजा प्रारंभ की। तब से केदारनाथ धाम पूजित होता आ रहा है। मित्रों, केदारनाथ धाम यात्रा के लिए आप कहीं से भी आएँ, आपको हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए आना पड़ेगा। वो बीच में छोटे छोटे 1-2 स्टेशन और आएंगे। वो पार करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, चाहे गाड़ी से आएँ, बस से आएँ, फ्लाइट से आएंगे अगर आप, तो फ्लाइट से आपको देहरादून आना पड़ेगा। देहरादून से सड़क मार्ग द्वारा आपको सोनप्रयाग आना पड़ेगा। सोनप्रयाग वो अंतिम पड़ाव स्थल है जहाँ की केदारनाथ धाम की असली यात्रा शुरू होती है। सोनप्रयाग में यात्रा करते समय आप ध्यान रखें, सोनप्रयाग में अगर आप घर से कुछ तैयारी करके नहीं चले हैं, एक बार फिर अपनी तैयारी को चेक कर लें। कुछ रह गया है तो सोनप्रयाग में सब कुछ मिल जाता है। सोनप्रयाग में गर्म कपड़े, ड्राई फ्रूट और भी जो भी खाने पीने का सामान है मिल जाता है। सोनप्रयाग में आपकी स्वास्थ्य की जांच हो जाती है कि आप इतनी ऊंची पर्वत श्रृंखला पर जहाँ ऑक्सीजन की अक्सर कमी रहती है, यात्रा करने काबिल है कि नहीं। और उत्तराखंड सरकार की तरफ से आपको मेडिकल क्लियरेंस भी वहाँ पे लेना पड़ता है, जो कि अत्यंत आवश्यक है। आप दूर से आए हैं तो सोनप्रयाग में आप रात में ठहरें और सुबह जितना जल्दी उठ सकें, 3:30, 4 बजे, 5 बजे उठ कर अपनी यात्रा शुरू करें। तो सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक आपको पैदल या छोटी गाड़ियां चलती है, ये जीप वगैरह, इसमें आना पड़ेगा। और सोनप्रयाग का पुल पार करके आगे तक कुछ दूर आगे जाने पर आपको गौरीकुंड का पड़ाव आएगा। गौरीकुंड वो जगह है जहाँ की केदारनाथ जाते समय गौरी माता थक गई थी और श्री जी से कहा था, मैं तो वहीं विश्राम करूंगी।
तो शिव जी ने कहा देवी आप यहीं विश्राम करो। वो शिव जी के लीला थे, योगी थे, वो चाहते थे अकेले बैठ के तपस्या करूं, पर उनकी पत्नी थी साथ आ गई, तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ बैठ के विश्राम करो, मैं कभी कभी आपसे आके मिल लिया करूँगा। सोनप्रयाग में आपको आगे जाने के लिए अगर आप हेलीकॉप्टर जाना चाहते हैं तो हेलीपैड के लिए हेलीपैड की पट्टी बनी हुई है। वहाँ पर अगर आपने पहले से आपने 1 मई से लेकर 15 मई तक अगर ऑनलाइन बुकिंग करा रखी है तो आपको हेलीकॉप्टर में बुकिंग मिलेगी, सीट मिलेगी, वरना फिर बुकिंग ओवरलोड हो जाती है, नहीं मिलती है। और आपको आने जाने की बुकिंग के लिए करीब 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा करना पड़ेगा, और उससे आप क्या होगा, आधे घंटे में आप केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। और मंदिर से करीब 500 कदम के फासले पर हेलीकॉप्टर आपको उतार देगा, और वहाँ से आप मतलब मंदिर स्नान ध्यान करके मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग से आप जा सकते हैं आराम से, धीरे धीरे चलते हुए। अगर 2-3 के झुंड में है, आपकी उम्र पैदल चलने लायक है, आपके अंदर साहस और वो शक्ति है, शारीरिक क्षमता है। साहस तो मन में होता है, पर शारीरिक क्षमता पाँव में होती है। मन और शरीर दोनों मिलके आदमी को साहसी बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और वहाँ पे आपको खच्चर की सुविधा मिल जाएगी, पालकी की सुविधा मिल जाएगी, और पिट्ठू की सुविधा मिल जाएगी। पिट्ठू एक कोई जवान आदमी जो कि अक्सर नेपाली होते हैं, पर्वतों पर चढ़ने के आदी होते हैं, वो आपको एक मोटा टाइप पिट्ठू बना हुआ होता है, वो आपको उनकी कमर से बंधा हुआ होता है, वो आपको उसमें बिठा लेंगे और चलेंगे। पिट्ठू में जाने में एक ही है कि आपको जो 3 घंटे की यात्रा है वो आपकी 7 घंटे में पूरी होगी। खच्चर से जाने में 3 घंटे की यात्रा 3-3.5 घंटा में पूरी हो जाएगी। पालकी में भी पिट्ठू जितने टाइम लगेगा, हालांकि पालकी में थोड़ा आप आराम से जा सकते हो, पर पालकी में आराम जैसा कुछ भी नहीं है। पाँव लंबे करने पड़ते हैं और पाँव सिकोड़ नहीं सकते, ऐसी कोई कंफर्टेबल पालकी नहीं होती है। आप बैठ जाओ, आपको महसूस होगा कुछ टाइम तक कि मैं पालकी में बैठा हूँ, पर कुछ नहीं है। पालकी में बैठने अपने आप को एक सजा देना है। अतः जहाँ तक मेरा अनुरोध है, पालकी में नहीं जाएं, अत्यधिक वृद्ध है और जाने की तमन्ना और ताकत है और मेडिकल पास आपको मिल गया है तो आप पिट्ठू से जाएं। अगर आप 40-45 साल तक के जवान हैं तो आप खच्चर पर जाएं, और आप 30-35 साल तक के नौजवान हैं, यूँ तो जाने में 50 साल तक का भी आदमी जा सकता है। आप हाथ में लकड़ी ले लें, चलते चलते धीरे धीरे विश्राम करते हुए, पहाड़ी झरनों का पानी पीते हुए आप पैदल यात्रा करें। ये तो हुई यात्रा का मार्ग। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यात्रा बड़ी सुरम्य है। ज़्यादा मज़ा तो पिट्ठू में या पैदल जाने में आता है, खच्चर पे भी इतना मज़ा नहीं आता है। जगह जगह मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं, पर वहाँ पे आपको सुविधा नाम की चीज़ कुछ भी नहीं है। सरकार ने सुविधा दी है, वहाँ पे सड़कें चौड़ी कर दी है, पर खच्चर आते हैं तो पिट्ठू में या पैदल चलने वालों को एक साइड में होना पड़ता है। कई बार खच्चर आगे की तरफ झुक के गिर जाते हैं, यात्री का सर पड़ जाता है। रास्ते में मेडिकल पोस्ट बने हुए हैं, पर अक्सर वो खाली रहते हैं। उसमें डॉक्टर की पोस्टिंग है, मेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग है, पर स्टाफ नजर रहता है। एक सफाई कर्मी या कुछ ऐसे रहता है जो कि छोटी मोटी दवाई, आपको क्या चक्कर आ रहा है ये गोली ले लीजिए, आपको ठंड लग रही है ये गोली ले लीजिए, आपको उल्टी हो रही है ये गोली लीजिए। कोई बाकायदा कोई चेकअप कुछ भी नहीं होता है ऐसा। शौचालय की पूर्ण सुविधा नहीं है रास्ते में कहीं भी। और आपको ब्रेकफास्ट के लिए तो ये जो चाय की थड़ियाँ हैं उन पे ठहरना पड़ता है। चाय की थड़ियाँ पर आपको मैगी, पार्ले जी बिस्किट, लिम्का की बोतल और चाय, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं है। और उनमें बैठने में एक खतरा है, इधर इस तरफ बैठते हैं तो कभी भूस्खलन से आप नीचे 500 फीट अलगनता में जाके गिर सकते हैं। इधर बैठते हैं तो कभी भी आप पे कोई पहाड़ से पत्थर लुढ़कता हुआ आके थड़ी को तोड़ सकता है, आप उसमें कुचले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से वहाँ पर सीजन में
जो कि अब मई में शुरू होने जा रही है। कुछ ऐसे खान पान की कम से कम 4-5 पड़ाव होने चाहिए जहाँ सरकारी रेट पे खाना मिल सके, आदमी पैक करा सके, खड़े खड़े खा सके, साइड में बैठ के खा सके, और वो कचरे के निस्तारण के लिए ड्रम लगे उनके डाल दे, उनमें डाल दे, ताकि पहाड़ी और पर्वतीय और तीर्थ स्थल पर पर्यावरण में अशुद्धि नहीं आए, कचरा नहीं फैले। सरकार को चाहिए कि कम से कम हिंदुस्तान का आम आदमी 3 चीज़ खा के गुजारा कर सकता है कई महीनों तक, और करता भी आया है, अपने क्षेत्र में करता ही है। कम से कम चावल, सादा और नमकीन चावल मिले, दाल और रोटी मिले, कोई एक सब्जी मिले, जैसे आलू है या कोई भी ऐसी सब्जी है, आलू गोभी वगैरह वहाँ सब मिलता है, तो कोई एक सब्जी मिले और दाल मिले, चावल नमकीन या सादा मिले, सादा नमकीन दोनों मिले, और रोटी मिले, ताकि आदमी अपना पेट तो भर सके। 4-5 घंटे की यात्रा करना और पिट्ठू पे 7 घंटे की यात्रा करना, आदमी भूखे पेट नहीं जा सकता। और जो ये थड़ी वाले हैं, ये जो चीज़ है लिम्का, जो कि नीचे आपको 20 रुपये मिलती है, वो उसको 50 रुपये चार्ज करते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि मूल्य नियंत्रण करे। ऊपर ले जाने का है तो सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करे, और यात्रियों को सेवा भाव, उनकी दैविक भावना देखते हुए उनको कोई कंसेशन उपलब्ध करे। उनको कम से कम अगर 20 के चाहिए 30 से मिल जाए, 35 से मिल जाए, 50-60 रुपये, जितना उनका मन में ले लिया। ये तो कोई हद हुई। वो हवाला क्या देता है, बेचारे नीचे से खींच के लाते हैं। यार नीचे से खींच के तो लाते हैं, मानते हैं खच्चर का पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, पर चीज़ के जो दाम है, MRP है, उससे डबल और 2.5 गुना तक हो जाती है। ये जनता के साथ लूट है। यात्रा को ये खर्चीली बना देते हैं। आम आदमी जाने की सोच ही नहीं सकता। यहाँ पे वो जाने की सोचे तो ये सोचता है कि मैं योगी हूँ, मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, सिर्फ तीर्थ यात्रा करनी है। पर ऐसा तीर्थ यात्रा भावना से होती है। शरीर की मांग अलग होती है, वो पूर्ति करनी पड़ती है। अगर शरीर की मांग पूरी नहीं करेंगे, शरीर चलेगा कैसे, यात्रा पूरी कैसे होगी। और खच्चरों का जो है सिस्टम ऐसा रखे कि खच्चर पैदल वालों को या ये थड़ी वाले हैं, इनको परेशान नहीं करें। क्यों? ये डिस्टर्ब हो जाता है, केवल इनको रास्ता छोड़ना पड़ता है, रुकना पड़ता है। और जो सड़क के चारों तरफ जो दीवार बनी है, सड़क के जो खाई वाली साइड है उसमें दीवार बनी है, उस दीवार को कम से कम 2 फुट और ऊंचा करे। कई बार वो पिट्टू और खच्चर ऐसे गिरते हैं, लगता है अब तो खाई में गए वापस नहीं आएंगे, और कई गिरते भी हैं। कई लोग गिर गए तो उनका क्या होता है, शरीर तो नीचे जाता है अलकनंदा में, और आत्मा शिव के चरण में पहुंच जाती है, क्योंकि शिव के दर्शन करने की उसकी तमन्ना होती है। और गिर भी जाए तो सरकार को चाहिए कि 22 किलोमीटर रास्ते में जहाँ जहाँ ऊँची समझे, जहाँ जहाँ गहरी खाई हो, ऐसी डबल जालियाँ वगैरह लगाए, ताकि गिरे तो भी आदमी मरे नहीं, आगे जाके थोड़ा बहुत चोट लग के घायल होके गिर जाए, उसको निकाल के उसका इलाज किया जा सके। सरकार के पास व्यवस्था हो। और मेडिकल एड तो मस्ट है। मेडिकल एड उत्तराखंड सरकार मुहैया नहीं कर सकती, तो ये सब वो जो ये जो होता है कि हम हमारे धार्मिक स्थलों की देखभाल करते हैं, तीर्थ यात्रा को सुविधा देते हैं, उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। अरे भाई, स्वागत क्या बोर्ड लगाने से हो जाता है? स्वागत के लिए तो आपको वैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वोट ऑफ थैंक्स। यात्री बद्रीनाथ यात्रा के बाद वापस जब पहुंचता है हरिद्वार जाने के मार्ग पे, तभी वो वोट ऑफ थैंक्स विड्रॉ करेगा, जबकि आपने उसको वास्तव में सुविधा दी है। पूरी यात्रा में उसको कोई तकलीफ नहीं हुई है। और हर भारतीय जाता है तो भारत का प्रथम काम या आखिर में काम जो माणा है, उसको देखने की इच्छा होती है। तो माणा तक ले जाने के लिए सरकार की तरफ से कोई छोटी गाड़ी की या कोई ऐसी व्यवस्था हो तो माणा तक जा सके, वो देख सके।
और गर्व कर सके कि ये हमारी देश का पहला गांव है या यहाँ अंतिम गांव है। मानने पे अगर नीचे से मानते हैं तो पहला अंतिम गांव है, और ऊपर से मानते हैं तो पहला गांव वहीं से भारत से शुरू होता है, उत्तर शुरू होता है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम खान पान की सुविधा और चिकित्सा सुविधा ये उपलब्ध कराएं। मैं गया था 2023 में, मेरा बेटे साथ में था, मैं पिट्टू पे गया था। तो मैंने बेटे से कहा, देख बेटा ऐसा है, मैं शिव के शरण में जा रहा हूँ, शिव का अनन्य भक्त हूँ। वो हूँ या नहीं हूँ ये मुझे मालूम नहीं, पर मैं शिव की भक्ति करता हूँ। शिव मेरा आराध्य है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही सनातन है, आदि है, अनादि है, ओंकार है, निराकार है, साकार है। तो अगर मैं रास्ते में कुछ हो जाए, पिट्ठू से खाई में गिर जाऊं, या मैं पिट्ठू में चलते चलते ही परमात्मा में लीन हो जाऊं, तो चिंता नहीं करना। शरीर का मैं जब नहीं रहूं तो मेरे शरीर का क्या होगा? जो होगा जो हो जाएगा। अगर नीचे गिर गया तो मंदाकिनी में जाऊंगा, ऊपर रहेगा तो वहीं पे संस्कार कर देना। और आत्मा तो तुम खच्चर पे नहीं पहुंचोगे, उससे पहले शिव के चरणों में लीन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी जब जो शाम को आर्थिक समय तक पहुंचता है वहां पे, उसको रात को ठहरने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। उसको सरकारी ऐसी टेंट या छोलदारें लगी होनी जिसमें वो रात को ठहर सके, उसको खाना मिल सके। उस पर जो एक दो होटलें हैं उनकी मनमानी चलती है, मोनोपोली चलती है, ये मिलेगा, यही खाना पड़ेगा। पानी जो पीने के लिए दिया जाता है उनको पानी ठंडा है, पर्वतीय स्थल है, पानी एकदम ठंडा है, ठंड है वहाँ पे। पर घर जो खाना खाने के बाद पानी पिया जाता है वो थोड़ा गुनगुना तो होना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, यात्रा सुगम हो सके। और हर आदमी यात्रा कर का है वो वापस आ कैसे करनी। यार केदारनाथ यात्रा में सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए। जाने आने से अपने तीर्थों की महत्ता बढ़ेगी, अपने तीर्थों का मतलब आवाजाही आवागमन बढ़ेगा और उधर के निवासियों को रोजगार भी प्राप्त होगा। आप जाइए, जरूर जाइए जाइए। एक बात और है, वो बात यह है कि जब वहाँ रात्रि में रुक के रवाना बंद होते हैं तो उत्तराखंड सरकार को चाहिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप हो। जो रात में वहाँ रुके हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उनकी क्या हालत है, वेदर दे आर मेडिकली फिट और नॉट, इसकी जांच करने के बाद और अगर उनको कोई ज़रूरत है तो उनको कुछ ऐसी व्यवस्था प्रोवाइड कराएं कि वो नीचे तक आराम से जा सके। क्यों कि अगर आधे रास्ते में ऊपर पहुँच के किसी को कुछ हो जाए तो उसको शिव के शरण में जाने का अलावा कोई चारा ही नहीं है। क्यों कि कोई भी मेडिकल चिकित्सा या मेडिकल सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी कोई व्यवस्था करे। और अगर ऐसे कोई इमरजेंसी हो जाए तो हेलीपैड है वहाँ पे। अरे भाई अगर पेमेंट पैसा लगेगा तो अगले का लगेगा, उसको कम से कम नीचे लाने की या कहीं भी जहाँ मेडिकल सुविधा वहाँ तक ले जाने की तो प्रायोरिटी मिले। ये क्या चीज़, हेलीकॉप्टर तो बुक है, 2 महीने पहले बुक हो गया, आज मर रहा है आदमी। अभी तो हेलीकॉप्टर तुम्हारा बुक है, उसकी बुकिंग तो भगवान क्या हो जाएगी अगर तुमको उसको नहीं ले जाओगे। तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये सब उत्तराखंड सरकार कर पाती है और केंद्र सरकार को चाहिए उत्तराखंड सरकार को इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बजट या एक्स्ट्रा कोई कुछ भी प्रोवाइड करनी हो वो करावे, एक्स्ट्रा सुविधा देवे। उत्तराखंड सरकार के अगर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें कुछ कमी हो तो वो CRP की व्यवस्था करे वहाँ पे कि वो संभाले लोग, मतलब रेस्क्यू टीमें हो जो रास्ते में कम से कम हर 5 किलोमीटर पे हो। तो 4 ऐसे पड़ा हुआ जहाँ पे रेस्क्यू टीमें हो जो कोई कैजुअलिटी होने पर वो रेस्क्यू करके आदमी को गंतव्य स्थल तक पहुँचा सके। उत्तराखंड में केदारनाथ की यात्रा का एक अपना अलग महत्व है। एक बात और आपको बता दूं जानकारी के लिए, केदारनाथ में बर्फ के चारों तरफ